आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां दशकों तक मार्केट पे कैसे राज करती हैं, जबकि बाकी बस कुछ ही सालों में गायब हो जाती हैं? ऐसा आखिर होता क्यों है? खैर, आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम बात करेंगे हैमिल्टन हेल्मर की बहुत ही शानदार किताब 7 पावर्स के बारे में। ये ना बिजनेस स्ट्रैटेजी को देखने का नजरिया ही बदल देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अक्सर जब हम बिजनेस स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो लोग भारी भरकम शब्दों या कुछ शॉर्ट टर्म ट्रिक्स में उलझकर रह जाते हैं। लेकिन हेल्मर का मानना बिल्कुल अलग है। उनके हिसाब से असली स्ट्रैटेजी का मतलब है एक स्थायी शक्ति, यानी एक पावर क्रिएट करना, एक ऐसा स्ट्रक्चरल फायदा जो किसी कंपनी को लंबे समय तक मुनाफा कमाने में मदद करे। क्योंकि सच कहूं तो इस पावर के बिना आपके बेहतरीन आइडियाज भी फीके पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ये पावर है तो आप तगड़े कंपटीशन और हर तरह के तकनीकी बदलावों का डट कर सामना कर सकते हैं। हेल्मर ने ऐसी ही 7 खास शक्तियों के बारे में बताया है जो सक्सेस की असली नींव हैं। तो शुरुआत करते हैं पावर नंबर 1 से, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं। आसान भाषा में समझें तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता है ना, वैसे वैसे किसी एक प्रोडक्ट को बनाने की लागत कम होती जाती है। ये काम कैसे करता है? इमेजिन कीजिए, जब आप बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट बहुत सारे प्रोडक्ट्स में बढ़ जाती है और सप्लायर्स भी आपको सस्ते रेट्स देने लगते हैं। उदाहरण के लिए वॉलमार्ट या अमेज़न को ही ले लीजिए। उनके वेयरहाउस और डिलीवरी का नेटवर्क इतना विशाल है कि उनकी ऑपरेशंस बहुत सस्ती हो जाती हैं। अब कोई नया या छोटा कॉम्पिटिटर उनकी कीमतों का मुकाबला कैसे ही कर पाएगा? नो वे। तो इस चैप्टर का टेक अवे क्या है? यही कि बिजनेस में सिर्फ बड़ा होना काफी नहीं है, बल्कि स्मार्टली बड़ा होना जरूरी है। कंपनियों को उस लेवल तक पहुंचना होता है जहां से ये फायदे मिलने शुरू हों, और फिर सबसे जरूरी बात, उस पोजीशन को बनाए रखना होता है। आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी शक्ति की तरफ, नेटवर्क अर्थव्यवस्थाएं या नेटवर्क इकोनॉमीज। ये बड़ा दिलचस्प है। इसमें किसी प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जरा सोचिए, व्हाट्सएप या लिंक्डइन इतने हिट क्यों हैं? सिंपल सी बात है, आपके जितने ज्यादा दोस्त या कॉलीग्स इन प्लेटफॉर्म्स पर होंगे, ये आपके लिए उतने ही ज्यादा यूजफुल हो जाएंगे, राइट? एक तरह का पॉजिटिव लूप बन जाता है। वीजा या पेपैल के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जितने ज्यादा दुकानदार इसे एक्सेप्ट करेंगे, उतने ही ज्यादा कस्टमर्स इसका यूज करेंगे। इसका रिजल्ट क्या होता है? ये अक्सर विनर टेक्स ऑल वाले मार्केट बना देता है, जहां एक ही कंपनी का राज होता है। लेकिन ध्यान रहे, ये मार्केट्स काफी नाजुक भी होते हैं। अगर यूजर्स का भरोसा टूटा और उन्होंने प्लेटफॉर्म छोड़ना शुरू किया, तो ये पूरा का पूरा साइकिल उल्टी दिशा में भी घूम सकता है। अब आते हैं पावर नंबर 3 पर, जो मेरी फेवरेट है, काउंटर पोजिशनिंग या प्रतिस्थिति निर्धारण। ये तब होता है जब मार्केट में कोई नया खिलाड़ी एक ऐसा बिजनेस मॉडल लेकर आता है जिसे कॉपी करना पुरानी और बड़ी कंपनियों के लिए लिटरली अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। मतलब पुरानी कंपनी अपने मौजूदा रेवेन्यू या खर्चे के स्ट्रक्चर में इस कदर फंसी होती है कि वो चाहकर भी कुछ नया नहीं अपना सकती। नेटफ्लिक्स और ब्लॉकबस्टर की स्टोरी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। ब्लॉकबस्टर अपने स्टोर्स और लेट फीस से इतनी कमाई कर रहा था कि वो नेटफ्लिक्स के स्ट्रीमिंग मॉडल को अपना ही नहीं पाया। और टेस्ला ने भी तो यही किया। ट्रेडिशनल डीलर्स को साइड करके सीधे कस्टमर्स को कारें बेची, जिसे पुरानी कार कंपनियां कॉपी नहीं कर सकी। तो इससे हमें क्या समझ आता है? यही कि काउंटर पोजिशनिंग के लिए हिम्मत और सही टाइमिंग दोनों चाहिए। नए खिलाड़ियों को यह साबित करना होता है कि उनका मॉडल काम कर रहा है, वो भी इससे पहले कि पुरानी कंपनियों को यह एहसास हो जाए कि वो एक बड़े जाल में फंस चुकी हैं। ऑलराइट, हमारी चौथी शक्ति है स्विचिंग कॉस्ट या सर्विस बदलने की लागत। ये वो रुकावटें हैं जो कस्टमर्स को किसी दूसरे कंपनी के पास जाने से रोकती हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार छोड़ो, कौन झंझट ले। और पता है, ये कॉस्ट सिर्फ पैसों की नहीं होती, ये इमोशनल या ऑपरेशनल भी हो सकती है। मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी ने एसएपी या ओरेकल का सॉफ्टवेयर लगा लिया, तो उसे हटाकर नया सिस्टम लगाना, बाप रे, किसी बुरे सपने जैसा होता है। या फिर एप्पल का ही इकोसिस्टम देख लीजिए, iCloud, iMessage, ऐप स्टोर, ये सब कुछ ऐसे जुड़े हैं कि एक बार आप इसके अंदर आ गए तो बाहर जाना बहुत मुश्किल और महंगा लगता है। पर यहां एक कैच है, स्विचिंग कॉस्ट कस्टमर्स को रोक तो लेती है, लेकिन कंपनियों को कस्टमर सेटिस्फैक्शन का भी पूरा ध्यान रखना होता है। अगर कस्टमर को लगने लगा कि वो बस फंस गया है, तो उनके अंदर का गुस्सा बढ़ता जाएगा और ट्रस्ट मी, वो मौका मिलते ही आपको बाय बाय बोल देंगे। अब बात करते हैं 5वीं शक्ति की, ब्रांडिंग। देखिए,
ब्रांडिंग सिर्फ कोई अट्रैक्टिव लोगो या नाम नहीं है। ये कस्टमर्स के दिमाग में बनी वो गहरी और पक्की इमेज है जिसके लिए वो खुशी-खुशी ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो कस्टमर्स के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाता है। एप्पल के प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, फिर भी लोग उन्हें प्राउडली खरीदते हैं, है ना? इसी तरह नाइकी के जस्ट डू इट कैंपेन को देखिए। इसने जूतों को सिर्फ पहनने की चीज नहीं रहने दिया, बल्कि उसे कॉन्फिडेंस और एम्पावरमेंट का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल बना दिया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ब्रांडिंग बहुत नाजुक होती है। इसे बनाने में दशकों लग जाते हैं। आपको लगातार बेहतरीन परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्ट की बस एक बड़ी नाकामी या कोई एक स्कैंडल सालों के भरोसे को रातों रात मिट्टी में मिला सकता है। ओके, तो छठी शक्ति है कॉर्नर्ड रिसोर्सेज या सीमित संसाधन। इसका सीधा सा मतलब है किसी ऐसी बेहद कीमती चीज पर आपका पूरा कंट्रोल होना जिस तक आपके कॉम्पिटिटर्स पहुंच ही ना सकें। अब ये रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, कोई जबरदस्त टैलेंट, पेटेंट या कोई खास एसेट। जैसे पिक्सार स्टूडियो का दबदबा इसलिए था क्योंकि उनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन एनिमेटर्स की टीम थी। गूगल का शुरुआती सर्च एल्गोरिदम भी एक ऐसा ही रिसोर्स था। लेकिन कंक्लूजन ये है कि ऐसे रिसोर्सेज बहुत रेयर होते हैं और हमेशा नहीं टिकते। अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए कंपनियों को इसमें लगातार इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। और फाइनली हमारी सातवीं और आखिरी शक्ति है प्रक्रिया शक्ति, यानी प्रोसेस पावर। ये तब होता है जब किसी कंपनी के काम करने का तरीका समय के साथ इतना शानदार और कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि किसी बाहरी इंसान के लिए उसे कॉपी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। टोयोटा की लीन मैन्युफैक्चरिंग इसका एक क्लासिक उदाहरण है, जिसने उन्हें ऑटो इंडस्ट्री में सबसे आगे ला खड़ा किया। या फिर अमेज़न का लॉजिस्टिक्स ही देख लीजिए, वो हर दिन खुद को और भी एफिशिएंट बनाता रहता है। सबसे खास बात क्या है, इस पावर को आप बाजार से पैसे देकर खरीद नहीं सकते। इसे हासिल करने के लिए सालों का डिसिप्लिन, लगातार इंप्रूवमेंट और बहुत सारा धैर्य चाहिए होता है। तो हमने 7 पावर्स तो जान ली, लेकिन हैमिल्टन हेल्मर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करते हैं। दुनिया की किसी भी एक कंपनी के पास ये सातों पावर्स एक साथ कभी नहीं होती। असली स्ट्रैटेजी ये पहचानने में है कि आप अपने बिजनेस के लिए कौन सी पावर हासिल कर सकते हैं, उसे जानबूझकर कैसे डेवलप कर सकते हैं और फिर लंबे समय तक उसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं। एक और दिलचस्प चीज़, अगर आप स्टार्टअप्स को देखें तो उनके लिए काउंटर पोजिशनिंग या नेटवर्क इफेक्ट्स जैसी शक्तियाँ ज़्यादा काम आती हैं। दूसरी तरफ जो बड़ी और एस्टैब्लिश कंपनीज हैं, वो अक्सर अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अपने स्ट्रॉन्ग ब्रांड या फिर अपनी प्रोसेस पावर के दम पर मार्केट में सालों साल राज करती हैं। तो अंत में एक विजनरी लीडर वही है जो ये पहचान सके कि कब कौन सी पावर का फायदा उठाना है। 7 पावर्स हमें ये बेहतरीन रिमाइंडर देती है कि स्ट्रैटेजी का मतलब हर एक मौके के पीछे भागना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि कुछ ऐसे सटीक और निर्णायक फैसले लेना है जो आपको लंबे समय तक टिकने वाला फायदा दें। तो अगली बार जब आप किसी सक्सेसफुल कंपनी को देखें तो खुद से ये सवाल जरूर पूछेगा, इस कंपनी के पास आखिर हेल्मर की इन 7 में से कौन सी पावर है जो इसे बाकियों से अलग बनाती है।